आज आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इससे संबंधित टॉपिक है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? रिलेशन एंड आइडिया। तो सबसे पहले आइडिया, क्या आइडिया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये डी ब्रॉगली इक्वेशन की जरूरत पड़ी। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमारे जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी थी, तो उसमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स की कोई जो पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स केवल पार्टिकल होता है, कण कणी प्रकृति का होता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स केवल सिंगल, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस एटम पर, उसी की वो मतलब पार्टिकल होता है और दूसरे में नहीं होता है। और दो तीन रीजन थे। तो डी ब्रॉगली ने प्लांक कांस्टेंट के आधार पर प्लांक की थ्योरी है, और जो आइंस्टाइन का है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, उन दोनों को सम्मिश्रण करते हुए डी ब्रॉगली ने ये बताया कि किसी भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहां तक कि एटम को यदि मोशन करते हुए उनका जो नेचर होता है, तो पार्टिकल के साथ साथ, यानी कि कणीय प्रकृति होने के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी पाया जाता है। ये डी ब्रॉगली ने बताया। और उन्होंने मतलब बोर मॉडल की जो थ्योरी है उसको निगलेक्ट कर दिया गया। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि टोटल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, पर लेकिन अब ड्रॉबैक जिसको हम बोल सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल का जो है ड्रॉबैक, उसको हम कर सकते हैं कि उसमें दो तीन रीजन थे जिसके कारण से ड्रॉबैक हुआ है। तो उन्होंने ये कहा, अभी रीजन भी है। रीजन कैसा है कि सपोज करिए कि 1924 में डी ब्रॉगली ने बोहर की जो एटॉमिक मॉडल है उनमें संशोधन करते हुए एक ऐसे अपना विचार प्रस्तुत किया जो कि वेव मैकेनिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट, यानी कि जो प्रकाश है हमारा, तो प्रकाश में ये कहा जाता है कि केवल पार्टिकल बस पाया जाता है, लेकिन वास्तव में होता क्या, तरंग, तरंग का भी प्रकृति उसमें पाई जाती है, वेव नेचर भी पाया जाता है। इसलिए इसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं, यानी कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लाइट में स्टूडेंट्स पार्टिकल्स एंड वेव। तो वेव में क्या होता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस वेव में पाया जाता है, और डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स पार्टिकल्स में
क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड Compton effect and black body radiation. ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स क्या सुधार किए डी ब्रॉगली ने? सबसे पहले क्या था, पार्टिकल पर ज्यादा जोर दिया कि मतलब पार्टिकल पहले यही सिद्धांत था कि केवल एक चीज होती है, वेव होता ही नहीं। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा कि किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहां तक कि एटम के जो होते हैं मतलब पार्टिकल्स, उनके यदि मोशन में है, गतिमान है, तो कणीय प्रकृति होने के साथ साथ यानी कि पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ तरंगी प्रकृति भी होती है। क्या होती है? तरंगी प्रकृति। इसलिए डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन आया वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के आधार पर आया, यानी कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसके आधार पर आया। और उन्होंने ये बताया कि दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, यानी कि पार्टिकल भी होगा और वेव भी होगा। तो ये डी ब्रॉगली ने यहां पे संशोधन किया और फिर उनका जो इक्वेशन बना वो क्या बना स्टूडेंट्स? E इक्वल टू, यानी कि E का मतलब किससे है? एनर्जी से मतलब है, यानी कि E इक्वल टू क्या बना? H न्यू। E इक्वल टू क्या बना स्टूडेंट्स? H न्यू। और E इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहां पे स्टूडेंट्स E का मतलब है एनर्जी से, H का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 into 10 का पावर -34 JS किलो जूल, यानी कि जूल पर सेकंड। E इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको हम प्लांक कांस्टेंट के नाम से मतलब जानते हैं, प्लांक इक्वेशन है, और ये है आइंस्टीन इक्वेशन, यानी कि E इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों का सम्मिश्रण डी ब्रॉगली इक्वेशन में बताया गया है, राइट। m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपके आइंस्टाइन इक्वेशन है, और ये आपका प्लांक, और प्लांक कांस्टेंट में न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज बात आती है कि इसमें वेव में जो तीन चीजें पाई जाती हैं, जो ये आधारित है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वो होती है वेवलेंथ। एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, और एक क्या होता है? वेलोसिटी, राइट। तीसरा है वेलोसिटी। ये तीन चीजें जो पाई जाती है हमारी, तो पूरे लाइट में, जैसे स्टूडेंट्स आप सोचते होंगे कि वेव है क्या? वेव हम हैं, सामने जो कंप्यूटर रखा है, डेस्कटॉप, आप हैं, पूरा विश्व है, टेबल है, सब वेव के अंतर्गत आता है। हम यदि इस चाक को फेंक रहे हैं तो ये वेव के अंतर्गत आएगा, ये वेव, इसी को वेव बोला जाता है, यानी कि जो चीजें मोशन कर रही हैं वो क्या कहलाती है? वेव, वेव के अंतर्गत आता है। यानी कि यही चीज पहले बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें ये नहीं बताया गया था, उसमें केवल पार्टिकल बस बताया गया था कि केवल एक कड़ी प्रकृति होती है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उन्होंने डी ब्रॉगली ने कहा कि कड़ी प्रकृति पाने के साथ साथ ये भी पाई जाती है आपकी वेव नेचर। और वेव नेचर क्या है? जैसे हम हैं, डेस्कटॉप है, टेबल है, कोई भी चीज फेंकी जा रही है कोई भी, तो वो भी उसके वेव नेचर के अंतर्गत आती है। तो इससे ये वेरीफाई होता है
कि उस वेव में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। यानी कि वेवलेंथ किसको कहते हैं इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लेकिन वास्तव में है क्या? यह कोई भी पिच जो होता है हायर लेवल का, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ यानी कि लोवेस्ट लेवल का, उसमें जो जितना उसका वेवलेंथ होता है उसमें हम लोवेस्ट और हायर जितना उसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या कहलाता है? आपका वेवलेंथ कहलाता है। जैसे एग्जांपल से फिगर में देख सकते हैं, स्टूडेंट यहां पे देखिए, ये इसका अपर है यानी कि हायर लेवल्स, उच्चिष्ट, और ये क्या है स्टूडेंट्स? निम्नलिखित। यानी कि जितना इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है इसका, उसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। जितना इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित में जितना रिफ्लेक्शन आ रहा है, जितना अंतर आ रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका तरंगदैर्घ्य। इसी को कहते हैं वेवलेंथ। और यहाँ पे जो क्या कहलाता है, इसको हम वेव एम्पलीट्यूड कहेंगे। मतलब इस जो लोवेस्ट शिखर है यानी कि लोवेस्ट वाला, इसमें जो नीच का भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट? इस बात को अब इसमें जितने भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ विवरों में जितना भी जो ये स्पेस आता है, जो ये वेवलेंथ उत्पन्न होती है, ये हम इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, सीएम। इससे हम इसको इस यूनिट से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे हम डिनोट करते हैं? न्यू से। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट किया जाता है? न्यू से डिनोट किया जाता है। और ये क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी का? कैसे हम आकलन करते हैं? जैसे हम वेवलेंथ में जितने वेव उत्पन्न करता है और जितनी उसमें फ्रीक्वेंसी आवृत्ति उत्पन्न होती है, वह उतनी, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जितनी बार वो वेव में मतलब लहर अपना वो करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। न्यू, जिसको हम न्यू डिनोट करते हैं। और उसी को चाहे वो उच्चिष्ठ विवर हो और चाहे निम्नलिखित विवर हो, उसको हम फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। यहां तक कि वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, यानी कि सी भी इसको कह सकते हैं। सी भी होता है c इक्वल टू वेलोसिटी। और ये इसका क्या मतलब होता है? वेलोसिटी से, वेलोसिटी से मतलब होता है कि जिसमें हम अपना यानी कि जो वो विवर होते हैं लाइट का वेलोसिटी, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। वेवलेंथ, इसकी हमको जरूरत कैसे पड़ी, कैसे कैसे इसका हम वेवलेंथ करते हैं? इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ एच इक्वल टू क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट।
प्लांक कांस्टेंट, P का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है पार्टिकल्स का संवेग, कण का संवेग कितना होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट की 6.626 into 10 का पावर -34 जूल पर सेकंड, इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की 6.626 into 10 का पावर -34 जूल पर सेकंड। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये देखिए कि जो वेवलेंथ का है यानी कि h/p प्लांक कांस्टेंट और मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये जो है ये फोटॉन का भी इक्वेशन इसमें सबमिट हो सकता है, बशर्ते इसको हम यहां पे p कर देंगे, यानी कि फोटॉन का, राइट। अब यानी कि जो वेवलेंथ है इसके प्लांक कांस्टेंट और मोमेंटम की प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कैसा लेते हैं, जिसका नाम है गोलू। किसी आदमी के एग्जांपल लेकर के इसको डिनोट करते हैं और समझाते हैं कि कैसे वेवलेंथ में इसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसमें मान के चलिए कि इसका जो वजन है वो 100 केजी है और 100 केजी मान के चलिए कि 10 मीटर पर सेकंड वो चलता है और वह चल करके कितना लैम्डा इक्वल टू यानी कि लैम्डा इक्वल टू h/p यानी कि प्लांक कांस्टेंट और मोमेंटम, मोमेंटम के इक्वल टू h/mv m न्यू, यानी कि न्यू का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी यहां पे, और m का मतलब क्या है, m मींस क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे मतलब है। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन को निर्धारित किया जाता है 6.626 into 10 का पावर -34 जूल पर सेकंड, -34 जूल पर सेकंड 100 into 10, 100 into 10। नेक्स्ट फिर इसको क्या करते हैं, ये t होता है यानी कि 10 का पावर 3, इसको हम इसे प्लस कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 6.626 into 10 का पावर -37, सॉरी -27, इसमें हम माइनस कर देंगे यानी कि 3, तो कितना आ जाएगा -27 एंगस्ट्रॉम, 6.626 10 का पावर -27 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये देखिए जब इतने माइक्रोन पर हम यानी कि वेरी वेरी स्मॉल लैम्डा वेवलेंथ और आपके मतलब जब हम डी ब्रॉगली ने इक्वेशन इसको सिद्ध किया, जब उसको मतलब बताया कि प्लांक कांस्टेंट और आइंस्टीन जो थ्योरी है इसको उन्होंने इस आधार पे सिद्ध किया कि हम किसी भी पार्टिकल्स की लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। यानी कि 6.626 into 10 का पावर -27 सबसे छोटी माइक्रोन, ये सबसे छोटी लैम्डा के अंदर डिस्क्राइब है। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली इक्वेशन का, और यहां पे स्टूडेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इतनी छोटी स्मॉल माइक्रोन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है।
तो डी ब्रॉगली में ये रिलेशन बताया गया है कि किसी भी प्लांक इक्वेशन के किसी के द्रव्यमान यानी कि मास जो होते हैं उसमें हम वेव ऑफ जो मैकेनिक्स एनर्जी होती है उसको हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं और किस तरह से इक्वेशन बनता है। तो कौन सा इक्वेशन बनेगा? E इक्वल टू एच न्यू एंड E इक्वल टू mc स्क्वायर। E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि ये प्लांक इक्वेशन है और ये स्टूडेंट्स आइंस्टाइन इक्वेशन है। प्लांक इक्वेशन एंड आइंस्टाइन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड इक्वेशन नंबर 2, राइट। एच का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10 का पावर -34 जूल पर सेकंड। mc स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन कहलाता है, जो m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c का मतलब क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो इस तरह से दोनों जो mc स्क्वायर इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वल न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि उसी की वैल्यू को यहां पे डिस्क्राइब किए हैं। वैसे क्या होता है mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू होगा। अब न्यू मतलब क्या होता है इक्वल टू h इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, यहां पे बताना पड़ेगा न्यू इक्वल टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा। यानी कि इस तरह से इक्वेशन को वेरीफाई यहां पे किया जा सकता है, या mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, या वेवलेंथ इक्वल टू इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली कह सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली यानी कि डी ब्रॉगली का समीकरण, इसे हम कहते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc को। also called equation of de Broglie। इसके आगे है lambda इक्वल टू h अपॉन mv, lambda इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, यानी कि वेवलेंथ का प्लांक कांस्टेंट अपॉन m इंटू v, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी, इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला समीकरण प्राप्त होता है, और इसी इक्वेशन को हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 था उसको हम कह सकते हैं, राइट। लेकिन यहां पे जो है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि जो c है, c का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसके लिए हम चेंज कर देंगे तो ये वाला समीकरण भी डी ब्रॉगली इक्वेशन होगा, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये डी ब्रॉगली इक्वेशन आपका हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा।
अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ऑफ जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड उसकी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है और उसका जो मोमेंटम होता है वह सेम नहीं हो सकता है, मतलब समान नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि कोई भी पार्टिकल्स है तो उसमें पार्टिकल्स के होने के साथ साथ यानी कि जो मोमेंटम है वो दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, कोई ना कोई डिफर होगा, कोई ना कोई, चाहे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो चाहे उसकी मोमेंटम हो, वो चीजें डिफरेंस जरूर होंगी। और इसका सबसे बड़ा जो स्टडी किया है हाइजेनबर्ग ने स्टडी किया, माइक्रोस्कोप से जब देखा गया हम पोजीशन नहीं प्राप्त कर सकते, और यदि पोजीशन प्राप्त कर लिए तो हम मोमेंटम नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोनों चीजें डिफर होती हैं, यहाँ पे दोनों चीजें डिफर होती हैं। तो इसलिए हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वह अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है, जो प्रिंसिपल है वह अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। वो इसी कारण, यानी कि किसी भी दोनों चीजें हम प्राप्त नहीं कर सकते, यदि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्राप्त कर लेंगे या कि उसका मोमेंटम प्राप्त कर लेंगे, दो में से कोई एक चीज। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे अपने अपने विचार आए, उसमें बहुत सारे अपने अपने लोग मत किए, लेकिन हाइजेनबर्ग ने अपना अलग ही मत प्रस्तुत किया। ये है जर्मन फिजिकल साइंटिस्ट, इन्होंने ये बताया कि किसी भी क्षण सूक्ष्म, किसी भी क्षण किसी अति सूक्ष्म मतलब माइक्रो पार्टिकल्स अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती हैं, समान नहीं हो सकती। यानी कि इस पे या तो की मोमेंटम का पता चलेगा, दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती। और यही इसको हाइजेनबर्ग ने सिद्ध किया। और उन्होंने कैसे सिद्ध किया? कि सपोज करिए, मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप दौड़ते हैं, तो कोई ये आपसे पूछ सकता है कि आपकी वेग क्या है, कितना आप चल दौड़ रहे हैं, तो क्या बता सकते कितनी तेज से आप चल रहे हैं? तो एक चीज पता चलेगी, या कि आपकी पोजीशन पता चलेगी। यदि मान लीजिए आप वेग पता कर सकते हैं तो वेग पता, लेकिन दोनों चीजें आप नहीं बता सकते कि आपकी पोजीशन क्या है और आपका मोमेंटम क्या है, दोनों चीजें नहीं बता सकते, दो में से एक चीज की आपके पास जानकारी है। तो इसी एग्जांपल के आधार पर उन्होंने माइक्रोस्कोप में जब इलेक्ट्रॉन की अक्ष पर जाकर के उसका मतलब देखना चाहा कि इलेक्ट्रॉन की हम दोनों चीजें क्या नहीं पता कर सकते, तो उन्होंने सिर्फ देखा, उसको प्रैक्टिकली देखा और ये पता किया कि हम यदि एक चीज की पता कर सकते हैं दूसरी चीज नहीं देख सकते। यदि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम देख सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं दे सकते, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं देख सकते, राइट। तो इससे हाइजेनबर्ग का जो एक इक्वेशन प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? डेल एक्स क्या बताता है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि डेल एक्स का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डेल पी का मतलब क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें दोनों हमको इक्वेशन में कैसे बताई गई है? डेल एक्स डेल पी, डेल एक्स इंटू डेल पी
greater than and not equal, greater than and not equal क्या हो जाएगा h upon 4 पाई। स्टूडेंट ये h upon 4 पाई मतलब ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, यानी कि डेल x एंड टू डेल p ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल h अपॉन 4 पाई सबसे लोवेस्ट मतलब इसकी वैल्यू है, इसके नीचे वो नहीं जा सकता, यानी कि जीरो तो हो ही नहीं सकता। यदि जीरो मान लीजिए किस कारण से उसको हम करते हैं तो इसकी डेल p की एनर्जी को हम लोवेस्ट कर सकते हैं, डेल x की कुछ कंडीशन मिलेगी या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मिलेगा, राइट। इसमें स्टूडेंट्स डेल x मींस क्या होता है, x एक्सिस में जो x की एक्सिस है उसमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। डेल p का मतलब होता है स्टूडेंट्स x एक्सिस पर, यानी कि x एक्सिस पर पार्टिकल के अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि डेल x मतलब वो एक्सिस एक ही रहेगी, x एक्सिस पर ही, तो अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि डेल x एंड डेल p। तो इससे सिद्ध होता है स्टूडेंट्स कि डेल x एंड डेल p में h अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू बताई गई है वह अनसर्टेनिटी रहती है, यानी कि सबसे लोवेस्ट में रहती है, जीरो नहीं हो। तो इस तरह से इसे हम डेल x प्रोपोर्शनल करके इसकी वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड इसी के आधार पे हम किसी भी पार्टिकल की वैल्यू को डिटरमिनेट किया जा सकता है। अब इसमें इसको देखा कैसे गया, हाइजेनबर्ग ने इसको देखा कैसे और कैसे पता किया कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स कैसे कैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स। यानी हाइजेनबर्ग ने जो माइक्रोस्कोप से देखा तो कैसे दिखा, यानी कि जब एक चीज को दूसरी चीज का वे जो है तो अलग हो गया, उसको हम फिगर के माध्यम से बताते हैं। अपने से इसको प्रैक्टिकल किया और ये पता किया कि सपोज करिए इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया तो ये ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है,
जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा तो उन्होंने एक चीज का ऑब्जर्व किया कि यदि हमें एक चीज प्राप्त होती है, मान लीजिए पोजीशन प्राप्त हो गई, तो वहां से एक न्यू वेव, अलग टाइप की लाइन प्राप्त हो जाती है, जाना चाहिए इस तरह से, तो ये न्यू वेव, नई लाइन प्राप्त हो जाती है, यानी कि अपनी जो रेज है, रेडिएशन और ये परावर्तित होगा कि वो इस तरह की दिखाई देती है, यानी कि जाना ऐसे चाहिए, दिखती ऐसी है। इसी तरह से ये इमीडिएट फोटॉन भी जो यहां से रेज निकलती है वो भी दो तरह की दिखाई देती है, एक इस तरह की इमीडिएट फोटॉन और एक परावर्तित, और एक नई रेखा प्राप्त होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है तो एक चीज यदि ऐसी दिखेगी तो एक चीज ऐसी दिखेगी, यानी कि आपको दोनों चीजों की जानकारी नहीं मिल सकती है, ना तो पोजीशन या कि पोजीशन की मिलेगी और या कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की मिलेगी, राइट। और इस ये जो है फिगर किसका है, इस फिगर का नेम क्या हो सकता है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, change in electron wave by photon of light, photon of light। तो स्टूडेंट्स यानी कि हाइजेनबर्ग ने माइक्रोस्कोप, फोटॉन ऑफ लाइट, तो स्टूडेंट्स यानी कि हाइजेनबर्ग ने माइक्रोस्कोप में देखा